हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बच्चे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और उनका एग्जाम होने वाला है, तो उनको ये चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन आखिर कैसे पूछा जाता है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर आपको जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं या ऑब्जेक्टिव जो करा रहे हैं, तो क्या उससे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है, ये भी आपको जानने का बड़ा हक है और आप उसको जानिए भी। ठीक है, तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं एमजेसी, एमआईसी या एमडीसी, कोई भी रूप में इतिहास पेपर को लिए हैं, तो आज हम लोग हिस्ट्री पेपर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। आखिर हिस्ट्री के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे पहले आपके जो सीनियर्स हैं उनसे, और उसी ढंग से आपके लिए भी क्वेश्चन बनेगा। इसीलिए अगर इस क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आपके लिए कैसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए पहले बिना विलंब के चीजों को शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे ही है, ग्रुप ए करके बटा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन इसको एक एक करके हम देख लेते हैं। चूंकि इस तरह में आपको दिक्कत होता होगा दिखने में, तो चलिए एक एक करके इसको देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को। तो देखिए ग्रुप ए में जो होता है ना, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, और जो कि प्रत्येक क्वेश्चन दो दो नंबर का होता है, यानी 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ग्रुप ए में। यानी कि देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है ना बच्चों, वो देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर मान लीजिए ये है आपका, तो इसमें ग्रुप ए होगा। ठीक है, तो ग्रुप ए में जो आप देखिएगा इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का, 10 दूनी 20 ऑब्जेक्ट नंबर का, यानी 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और उसका 20 नंबर आपको देना, आपको नंबर मिलेगा इससे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो रहता है वो ग्रुप बी जिसको बोलते हैं, ग्रुप बी इसको लिख लीजिएगा। तो उसमें जो क्वेश्चन रहेगा ना, वह भी रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें जो है 5-5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और कितना, तो 4 क्वेश्चन रहेगा, यानी 20 नंबर का यह भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो 30 और 20 हो गया 50। अब और देख लीजिए, माफ कीजिएगा, 20 ऑब्जेक्टिव और 20 हो गया आपका शॉर्ट, तो 40 हुआ ना। और उसके बाद देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो ग्रुप सी में आपका रहेगा, ग्रुप सी वहां पे लिखा रहेगा, तो उसमें जो रहता है ना ग्रुप सी में, तो उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 3 आपको जवाब देने हैं, और 10-10 नंबर का रहेगा, यानी 30 नंबर यहाँ हो गया। यानी कि देखिए 20 ऑब्जेक्टिव, 20 शॉर्ट क्वेश्चन और 30 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कुल टोटल 70 नंबर का एग्जाम होता है। तो 70 नंबर की प्रिपरेशन में ऑब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में आप थोड़ा बहुत कुछ कम भी लिखिएगा या ज्यादा भी लिखिएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर आपसे गलती हुई तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव पर भी पकड़ होना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले आपको समझाते चलेंगे और उसके बाद आपको बता देंगे क्वेश्चन लिखिएगा कैसे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो बुक है ना, इसके लेखक कौन है, तो कालिदास है। कालिदास के 2-3 किताब का नाम आप याद रखिएगा, एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ठीक है, तो मेघदूतम, ये सब नाम है इनकी कालिदास की बुक का। तो इसको एकदम एक जगह पे हम जैसे बोल रहे हैं ना वैसे लिखिए, एक लिखिए रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये चारों किताब जो है कालिदास का है। उसके बाद देखिए बाण भट्ट ऑप्शन में था। अगर मान लीजिए अगला सवाल आपसे पूछ दे कि बाण भट्ट के पुस्तक का नाम क्या है, तब क्या कीजिएगा, तो आपको जवाब पता होना चाहिए ना। तो हर्षचरितम जो है ना बाण भट्ट का है, हर्षचरितम और कादम्बरी। तो कादम्बरी यहाँ लिख लीजिए, कादम्बरी और हर्षचरितम। ठीक है, तो ये बाण भट्ट का है, तो दोनों याद रखिएगा, हर्षचरितम और कादम्बरी ये बाण भट्ट की रचना है। कालिदास का 4 किताब आपको बताए। अब देखिए अगला जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन के हिसाब से भी हम सब कराते जाएंगे। ठीक है, तो अश्व घोष का क्या है, बुद्ध चरितम है अश्व घोष का। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो कि हम आपको बताते आए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आपका है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराण की संख्या 18 है। ये आपको कितना बार बताए हुए हैं, इसलिए बताए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी आई अभी भी है, आपके भी एग्जाम में हो सकता आ जाए। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न अब क्या है आपके लिए, तो अगला है कि एक संस्कृत केंद्र के रूप में, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कांची संबंधित था। तो जब हम आपको बता रहे थे शिक्षा का उद्भव, भारत में शिक्षा का विकास, तब आपको बताए थे कांची जो है ना, ये पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम, और ये कांची जो है ये शिक्षा का केंद्र था। ये किससे संबंधित है, तो पाल वंश, चोल वंश और पल्लव वंश, ये ऑप्शन है आपके लिए। तो इसमें सही उत्तर होगा पल्लव वंश, पल्लव वंश से संबंधित है। अब देखिए एक सवाल और आपसे पूछ सकता है कि तंजोर, ये तंजावुर जिसको बोलते हैं ना, वो किससे संबंधित था, तो वो चोल से संबंधित था। तंजावुर जो है ना, तंजोर जिसको बोलते हैं तंजोर, तो ये जो है ना चोल वंश से संबंधित था। पाल वंश से संबंधित आपको ध्यान रखना है, पाल जो कन्नौज के जो है ना,
कन्नौज यहाँ का जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट उस समय का शिक्षा का केंद्र था, ठीक है। तो पल्लव का याद रखिए कांची है। उसके बाद आपको तंजौर जो है याद रखना चोल वंश से है, और पाल के समय में कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा का केंद्र था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, यानी 23rd तीर्थंकराज ऑफ जैन धर्म। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 23rd जो तीर्थंकरा है जैन धर्म के, यानी 24वें तीर्थ, यानी देखिए टोटल जो जैन धर्म में आपसे तीर्थंकर पूछेगा तो 24 हुए, ठीक है। पहले हुए कौन, ऋषभ देव। उसके बाद देखिए अंतिम जो होते हैं ना वो होते हैं कौन, महावीर स्वामी, जिनको आप बोलते हैं वर्धमान, ठीक है। वर्धमान जो है वो अंतिम है। और इसी बीच में आप देखिएगा 23वें जो तीर्थंकर हैं वो कोई और नहीं पार्श्वनाथ है, ठीक है। तो याद रखिएगा पहले है ऋषभ देव है पहला, उसके बाद देखिए महावीर स्वामी जो है 24th है जो अंतिम है, और पार्श्वनाथ जो है वो 23rd है। तो ये याद रखिएगा क्रम, यही तीनों से सवाल बन जाएगा। पहला याद रखिए ऋषभ देव, अंतिम यानी कि आपसे बोले 24वां कौन है तो आप महावीर स्वामी, और 23वां कौन है पार्श्वनाथ है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था तो आपको ध्यान रखना बिहार में हुआ था, वासुकुंड जिसको बोलते हैं, वैशाली का वासुकुंड वहीं पे हुआ था, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। और महावीर स्वामी के बारे में और भी चीजें आपको बताएंगे जब आप आगे की क्लास में जाइएगा, यानी आगे के सेमेस्टर में जाइएगा। यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे संबंधित भद्रबाहु की रचना आपको बताए थे उसको रटना है, उसको याद रखिएगा। जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण बुक बताए थे उसको याद रखिएगा। उसके बाद आज ये अगले सवाल को देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके लिए है कि लिंगायत आंदोलन का संस्थापक कौन था, यानी लिंगायत संप्रदाय बोले या आंदोलन बोले, इससे संबंधित कोई और नहीं वसवान उसको बोलते हैं या वसवा बोलते हैं, वही थे। वसावन भी बोलते हुए आपको नजर आएगा, कहीं पे लिखा हुआ है वसावन, कहीं पे वसब है, कहीं पे तो आपको जो दिखेगा वहां ऑप्शन में वसब दिखे वसावन दिखे तो उसको सही करके आइएगा। तो ये लिंगायत आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। और पार्श्वनाथ किससे हैं तो जैन धर्म से, भद्रबाहु भी जैन धर्म से हैं, ठीक है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए चलिएगा, हर एक ऑप्शन को पता करते हुए रहिएगा ना, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। सत्यमेव जयते इसको पढ़ाए थे जब उपनिषद काल बताए थे। तो उप और निषद, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के निकट बैठकर जो शिक्षा ग्रहण किया जाता है उसी को बोलते हैं उपनिषद, ठीक है। तो उपनिषद काल में आपको बताए थे कि कई एक उपनिषद हैं, जैसे मांडुक्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते जो है ना मुंडको उपनिषद से लिया गया है। केन उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है जो कि आपको बताए थे। तो देखिए सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर मुंडको उपनिषद है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया, जो कि आपको पढ़ाया भी है, इसको ध्यान में रखिएगा। छांदोग्य उपनिषद का एक बात बताए थे, याद है क्या आपको? तो उसमें बताए थे कि इसमें बोला गया है कि जो हमारी आत्मा है ना, वो कोई एक अनाज आप ले लीजिए, कोई भी छोटा अनाज ले लीजिए, तिल है जैसे, उससे भी छोटी होती है हमारी आत्मा। ये बात इसमें कहा गया है। और उपनिषद में बेसिक रूप से आपको ध्यान में रखना है कि उपनिषद में जो चर्चाएं हैं ना, वो खास करके आत्मा परमात्मा को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा किया गया है, ठीक है। तो इसको रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो बच्चों पूछा गया था वो था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो ये देखिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है 15 अधिकरणों में विभाजित है, इसको रट लीजिएगा, यहाँ से सवाल बन सकता है और आपको ध्यान में भी रखना है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में बटा हुआ है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य के दरबार में रहते थे और ये मौर्य वंश से संबंधित थे। उसके बाद इसमें याद रखिएगा कि कौटिल्य जो है तक्षशिला से ज्ञान प्राप्त किए थे और वहीं पे ले जाकर चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाए थे। तो ये सब ध्यान में आपको रखते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद देखिए तमिल में रामायण की रचना कौन किया था। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, रामायण के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि की रामायण है। रामचरितमानस तुलसीदास की है। और जो तमिल भाषा में रामायण को लिखा गया वो है कंबन, कंबन की रामायण है तमिल भाषा में, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि तमिल भाषा में रामायण को कौन लिखा था, तो वो कंबन लिखे थे, ठीक है। कंबल नहीं याद रखिएगा, कंबन, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको 3 बातें याद रखना है रामायण को लेकर। एक तो रामायण के लेखक कौन है, वाल्मीकि है तमिल में, कंबन, और उसके बाद रामचरितमानस के लेखक कौन है तो तुलसीदास हैं, ठीक है। इतना चीज याद रखिएगा। महाभारत को लेकर भी याद रखिएगा कि महाभारत के लेखक कौन है, ठीक है। तो उसमें भी क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है रामायण में ये पूछ दे कि रामायण में कितने कांड की चर्चा है, तो 7 कांड की चर्चा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपसे महाभारत में भी पूछ दे कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व हैं, उसको भी ध्यान में रखिएगा।
तो देखिए दोनों से क्वेश्चन पूछ सकता है, इपिक्स है ना, ये महाकाव्य है जो कि आपके सिलेबस में है, तो यहाँ से सवाल बनेंगे, ऑटोमेटिक चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब आ जाइए अगला जो है पार्ट ग्रुप बी है, ठीक है। तो ग्रुप बी में आपको क्या पढ़ना है, तो इनमें किसी 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5-5 नंबर का रहेगा। देखिए ग्रुप बी अब समझा देते हैं। ग्रुप ए में जब भी आंसर लिखिएगा तो आप याद रखिएगा ग्रुप ए ऐसे लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। उसके बाद देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन था तो इसका आंसर आप लिखिएगा, 1 नंबर लिख के आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा, जैसे कि ए नंबर आंसर है तो ए लिख दीजिएगा। उसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, उसका आंसर लिखिएगा, और मान लीजिए इसका आंसर बी है तो बी लिख दीजिएगा। ऐसे करके लिखिएगा, ग्रुप ए पहले लिखिएगा, हेडिंग बना दीजिएगा ग्रुप ए, और इसी तरह इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि टीचर को पता चले कि ऑब्जेक्टिव बनाया है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ग्रुप बी आप शुरू कीजिएगा, ग्रुप बी, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा पता है, इसी तरह हेडिंग बनाइएगा पहले ग्रुप बी, और उसके बाद देखिए 3 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है। मान लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है, तो 2 नंबर लिखिएगा, आंसर लिखिएगा और उसका आंसर लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए उसी को समझाने का हम भी प्रयास करते हैं। तो देखिए इसमें पूछा संस्कृति से आप क्या समझते हैं, कल्चर क्या होता है, ये पूछा था। उसके अर्थ को पूछा था, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा था, खाली अर्थ बताना था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन था भारतीय साहित्य में महाकाव्य महाभारत की विवेचना कीजिए। हम आपको पढ़ाए थे महाभारत और रामायण, तो देखिए महाभारत के बारे में पूछा हुआ है कि महाभारत के बारे में बताइए, महाभारत में क्या क्या चीज का चर्चा है, उन चीजों को हम डिस्कस किए थे, तो उतना चीज यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा था भारत आने वाले प्रमुख चीनी यात्रियों का विवरण करें, यानी कि जो विदेशी यात्री है, चीनी यात्री है, जिसमें ह्वेनसांग है, इत्सिंग है, ये सबको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम नहीं पढ़ाए थे इसलिए ना, चूंकि आप नहीं बोले थे या हम भी इसमें एक्टिव होकर नहीं पढ़ाए मैराथन में, ठीक है। ऐसे इसको पहले पढ़ाए हुए हैं, बट उसको अगर नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं, इसको हम अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, कि सब्जेक्टिव जो जो मेन होगा उसको भी कराते चलेंगे फर्स्ट यूनिट का, ठीक है। आप बहुत जगह पढ़े वो अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि एग्जाम आपका जल्दी से निकले और अच्छा आप नंबर भी ले आइए, ठीक है। उसके देखिए प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र के रूप में नालंदा का वर्णन करें, यानी नालंदा के बारे में आपको पढ़ाए थे यूनिट 2 में, कि नालंदा, विक्रमशिला, ये सब आपको पढ़ाए थे। ये सब पढ़िए, आराम से देख लीजिए एक बार वीडियो, ठीक है, तो आपको लाभ होगा। तो नालंदा के बारे में देखिए पूछा है, तो नालंदा का स्थापना कौन किया था, गुप्त वंश का शासक था कुमारगुप्त, वही स्थापित किया। इसके बारे में बताया था बड़गांव जो राजगीर में पड़ता है वहीं पर था। यहाँ पे पढ़ने वाले ह्वेनसांग था जो कि विदेशी यात्री था, वह भी आके पढ़ा था। तो देखिए क्वेश्चन बहुत तरह का पूछेगा, तो आपको तैयार रहना होगा कंटेंट के साथ, जो पढ़ाया गया है उसको याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को लिखिए या इसकी अवधारणा को लिखिए। तो वसुधैव कुटुंबकम इस बार नहीं पढ़ा है, लेकिन पहले हम पढ़ा चुके हैं। उसका पूरा देखिए पिछला जो मेरा प्लेलिस्ट है हिस्ट्री का, वो रामबाण है आपके लिए, उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसको पढ़ लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। उतना पढ़ लीजिए, चुपचाप एंजॉय करके एग्जाम देके आ जाइएगा, ठीक है। तो उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़े हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसमें 4 ही क्वेश्चन का उत्तर देना था, और क्वेश्चन आपको दिया था 5। जैसे देखिए 5 क्वेश्चन था, उसमें 4 क्वेश्चन का उत्तर लिख दीजिए, बात खत्म है, ठीक है। अब देखिए अगला जो है ग्रुप सी, इसमें जो है इसमें भी क्वेश्चन आपको देगा। इसमें आपको एक एक क्वेश्चन का 10-10 नंबर का उत्तर देना है, यानी एक क्वेश्चन का 10-10 नंबर होगा। यानी देखिए जो शॉर्ट क्वेश्चन था उसमें 2-2 पेज लिखिएगा चलेगा, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन को 2 पेज लिखिएगा तो आपको नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन की का आंसर जो है ना, लगभग 3 से 4 पेज से कम नहीं लिखना है आपको, ठीक है। ये तो टारगेट बना के बैठिएगा, ठीक है। तो देखिए पूछा है, देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाता है, क्वेश्चन भी बड़ा होगा। तो देखिए भारत के प्रागैतिहासिक काल के इतिहास को पुनर्निर्माण करने में भौतिक अवशेषों का वर्णन करें या महत्व बताइए। यानी इसमें पूछ रहा है पुरातात्विक स्रोत को बताइए, तो हम आपको बताए थे सर्वे ऑफ द सोर्सेस, वहां पे बताए थे पुरातात्विक स्रोत, विदेशी स्रोत और भारतीय स्रोत, 3 तरह के स्रोत आपको पढ़ने हैं। तो भारतीय स्रोत देखिए नहीं पूछा है, यानी कि आपको साहित्यिक स्रोत नहीं पूछा अभी तक। तो अब देखिए आपसे क्वेश्चन बनेगा क्या जानते हैं, प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का वर्णन करें। तब आप फंस जाइएगा, क्योंकि पढ़ाए हैं लेकिन आप उतना टेक्निकली नहीं सोचे होंगे तो फंसिएगा। और देखिए यहाँ पे क्या पूछा था, पुरातात्विक जो है ना अवशेषों का या भौतिक अवशेषों का वर्णन कीजिए, यानी पुरातात्विक स्रोत का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा है। लेकिन इस बार के लिए वीवीआई कर लीजिए, आप साहित्यिक स्रोत का वर्णन कीजिए, जो पढ़ाया गया है उसको देख लीजिएगा, सर्वे ऑफ द सोर्सेस में हम पढ़ाए तो उसको देखिएगा, तो वहां से सवाल बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की विवेचना करें। ये देखिए हिस्टोग्राफी का चीज है,
हिस्टोग्राफिकल चीज है, तो इसको आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं भी बनता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बना है तो कोई बात नहीं है। अगर जरूरत होगा तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, प्राच्यवादी इतिहास लेखन, यानी प्राचीन भारत के इतिहास लेखन को लेकर हम लोग एक वीडियो बनाए थे जो आपके सीनियर थे उनके लिए। आप उसको देख सकते हैं, अगर मन हो तो देखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस टॉपिक को नहीं भी पढ़ के जाइएगा तो यहाँ से एक बार सवाल पूछा है तो जरूरी नहीं कि हर बार बनेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल जो आपके सब्जेक्टिव थे वो था प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषता। यानी देखिए, प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था आपको पढ़ाए थे, उसमें गुरु को क्या बोलते थे, बच्चा को क्या बोलते थे, जो लड़की जो पढ़ने वाली होती थी उसको क्या बोलते थे, ये सब पढ़ाया हुआ है। तो इसी को ध्यान में रखकर इसका सही उत्तर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, प्राचीन भारत में ग्राम स्वराज्य के बारे में पूछा है, तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ा देंगे आपको। उसके बाद देखिए, वैदिक युगीन आर्थिक विचार यानी आर्थिक स्थिति कैसा था वैदिक काल में, उसको पूछा हुआ था। जैसे हड़प्पा काल में क्या था, वैदिक काल में क्या था, तो ये सवाल आपसे पूछेगा। यही आपको थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ना है और फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ना है, तो इसको हम दोनों में पढ़ाए हैं। तो आप उसको देख सकते हैं, वैदिक काल में क्या आर्थिक स्थिति थी, नहीं थी, या हड़प्पा काल में क्या थी, वो सब पढ़ाया हुआ है। उसको देखिएगा, पूरा पीडीएफ आपको फ्री में हम डाल देंगे फिर से टेलीग्राम पर। इतना करना होगा, यानी कि आप खुद देखिए क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा अप है। ऐसा नहीं है कि बहुत ये है कि आप एकदम ऊपर ऊपर पढ़िएगा तो आपका खत्म होगा, ऐसा नहीं है, आपको डिटेल पढ़ना होगा। इसीलिए आप चाहते हैं मैराथन 40 मिनट का हो और उसमें सब खत्म हो, तो नहीं होगा। ये बात तो हम क्लियरली आपको बोल देते हैं कि मैराथन एक एक यूनिट का दो दो तब कराना होगा, तब ये कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि मैराथन के चक्कर में ना पढ़कर पहले आप जो भी कंटेंट हम पढ़ा दिए हैं उसको देख लीजिए। मैराथन अंतिम उपाय है कि आप जब नहीं कुछ पढ़े हैं तब मैराथन, अन्यथा पूरा कंटेंट को देख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत डिटेल रहता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि हवा बना के जाइएगा कि हाँ जाके वहां गैस गाइड लिख देंगे, खुल जाएगा तो चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कभी कभी आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता हो जाए, अन्य यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए बेहतर पढ़िए, बेहतर नंबर आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ दिखा दिया आपको, इसीलिए दिखाए ताकि आप अगर हम पे ट्रस्ट करते हैं तो हमारा भी काम है कि आपको हर तरह से तैयार करके भेज दें, ताकि आपके एग्जाम को बेहतर एक दिशा भी मिल सके और आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन को लाके दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उसका कैसे उत्तर करना है और क्या क्या अप्रोच अपनाना होगा आपको अब, ठीक है। उन चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आभार। आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप पूरा अपने दोस्त यार में शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर प्रकट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।